लेक्चर 1 में आप लोगों को फोर्स के बारे में जो भी बताया गया है उसको आप लोग पढ़ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक आशा करता हूं कि आप लोग किसी भी वीडियो को बिना स्किप करके आराम से ध्यान लगा के पढ़िए, ध्यान लगा कर देखिए। तो इस चैप्टर में ऐसा कोई कठिन नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, इसलिए कोई भी वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लास्ट तक देखते जाएं। तो अब स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम। गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम किसी वस्तु की गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, वह तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, बाहर से कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसको गैलीलियो ने कैसे सिद्ध किया देखते हैं। उन्होंने माना एक लकड़ी का गुटका लिया। क्या लिया? लकड़ी का एक गुटका लिया। उन्होंने एक गुटका लिया, इसको एक तल पे, कोई एक तल जिस पर धक्का देकर गति की अवस्था में करके छोड़ दिया। कुछ दूर तक जाने के बाद वह रुक गया। तो इससे इनके पूर्ववर्ती, इनसे पहले के वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक जो थे वो बोल जाए, या एक समान गति की अवस्था उस पर बनाए रखने के लिए, एक समान गति की अवस्था बनाए रखने के लिए उस पे निरंतर लगातार एक बल अप्लाई करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा, तब वह वस्तु हमेशा गति की अवस्था में रहेगी। लेकिन इसी को सिद्ध करने के लिए गैलीलियो ने जो ये तल है, इस तल पर स्नेहक चिकना पदार्थ, क्या लगाया? चिकना पदार्थ लगाकर उसके बाद इस वस्तु को धक्का दिया या गति में किया, तो वह वस्तु पहले की अपेक्षा अधिक दूर तक जाकर रुकी। पहले की अपेक्षा अधिक दूर तक जाकर रुकी। तो इससे गैलीलियो ने सिद्ध किया कि यदि दोनों वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा है, घर्षण बल, उस दोनों के बीच लगने वाले घर्षण बल को कम कर दिया जाए, अर्थात उनके बीच कोई चिकना पदार्थ रख दिया जाए, स्नेहक लगा दिया जाए, तो इस पर अगर एक बार बल लगा दिया जाएगा तो वह वस्तु नहीं रुकेगी, अर्थात वह हमेशा गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई बाहर से बल न लगाया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया। अगला हम लोग देखते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक टोटल 3 है। कितने गति विषयक नियम है? 3। गति विषयक प्रथम नियम, गति विषयक द्वितीय नियम, गति विषयक द्वितीय नियम, और तीसरा है गति विषयक
तृतीय नियम। इसको हम लोग देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत, तीनों नियम के अंतर्गत। पहला है गति का प्रथम नियम या गति विषयक प्रथम नियम। गति विषयक प्रथम नियम। जैसे गैलीलियो ने बताया था किसी वस्तु की गति की अवस्था को तब तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सेम उसी प्रकार गति विषय के प्रथम नियम में न्यूटन ने बोला था यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में अगर मोशन कर रही है तो वह उसी अवस्था में रहेगी, गति की ही अवस्था में रहेगी। या अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, क्या है स्थिर अवस्था में, तो यह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। दूसरा नियम क्या है? गति विषयक का द्वितीय नियम। न्यूटन ने इसमें द्रव्यमान, त्वरण तथा बल के बारे में बताए थे। द्रव्यमान किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, देखते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। त्वरण पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। गति के समीकरण वाले पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अब बल, इसी अध्याय में हम लोग बल पढ़े। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था अथवा विरामावस्था को परिवर्तित कर दे अथवा परिवर्तित करने का प्रयास करे। तो इन तीनों पर इन्होंने कैसे बताया है, तो इसमें गति विषयक द्वितीय नियम में पहला देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला, यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान एक समान हो, द्रव्यमान क्या हो, एक समान हो, अर्थात यम मान लेते हैं, और लगाया गया बल अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न प्रकार के बल लगाया गया हो, तो उस दशा में त्वरण क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। जैसे अगर हम यहां पर 5 केजी का कोई द्रव्यमान ले लेते हैं, 5 केजी का क्या ले लेते हैं, कोई द्रव्यमान है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, एक बल F1 लगा रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन मान लेते हैं V1 हो रहा है, अर्थात उसमें चाल हो रहा है V1, यह विरामावस्था में रुकी थी। और दूसरा वस्तु ले लेते हैं, दूसरा द्रव्यमान ले लेते हैं जिसका द्रव्यमान सेम 5 केजी है, जिसका द्रव्यमान 5 केजी है, और इस पे बल लगा रहे हैं F2, इस पे बल लगा रहे हैं F2, और यहां पे मान लेते हैं F1 ग्रेटर देन F2 है। अगर F2 बल लगा रहे हैं तो इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, V2। तो यहां पर V1 ग्रेटर देन V2 होगा, V1 का मान V2 से क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है अगर द्रव्यमान समान है, अलग अलग बल लगा रहे हैं, तो उसकी चाल क्या होगी, अलग अलग आएगी। अगर बल हम अधिक लगाएंगे तो उसकी चाल अधिक आएगी।
तो इस दशा में त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, त्वरण में वृद्धि होगा अथवा कमी होगी। तो यहां पर देखते हैं त्वरण में क्या होता है। तो यहां पर त्वरण ए, अगर वेग अधिक होगा, क्योंकि प्रारंभिक चल दोनों का क्या है, 0 है स्थिर अवस्था में, अर्थात u बराबर क्या है, 0 है दोनों के लिए। यहां पर v1 का मान और v2 का मान में v1 क्या है, अधिक है, अर्थात v1 ग्रेटर देन v2। अगर यहां से त्वरण निकाला जाए, समय कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई t है, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक समान समय में। तो यहां पर त्वरण a1 का मान अगर निकाला जाए तो यहां पर होगा v1 माइनस 0 अपान टी, यह होगा v1 अपान टी। और अगर a2 का मान निकाला जाए तो a2 v2 है, v2 माइनस 0, क्योंकि दोनों का चल प्रारंभिक चल क्या है, 0 अपान टी, यह होगा v2 अपान टी। अगर यहां से दोनों का वैल्यू देखा जाए तो a1 का मान a2 से अधिक होगा, अर्थात a1 ग्रेटर देन a2। हमें ये निकालना था। अगर एक समान द्रव्यमान हो, उस पर अलग अलग बल लगाया गया, जो बल है वो अलग अलग हो, तो उस समय त्वरण का मान क्या होगा, अलग अलग आएगा। अगर हम बल अधिक लगा रहे हैं तो त्वरण का मान अधिक होगा, अगर बल हम कम लगा रहे हैं तो उस समय त्वरण का मान कम होगा। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, क्योंकि इस अध्याय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, जैसे हम किसी एक राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि वृद्धि होती है, तो उसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। या ऐसे भी कर लेते हैं, पहली राशि को घटाते हैं तो दूसरी राशि घटती भी है, तो उसे भी अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। जैसे एक पेन का दाम 5 रुपये है तो 3 पेन का दाम कितना होगा, 15 रुपये हुआ, अर्थात पेन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे या इस प्रकार के जो कंडीशन होंगे तो उसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। दूसरा देखते हैं, जैसे 10 बुक का मूल्य 30 रुपये, तो 3 बुक का मूल्य कितना होगा, 3 किताब का मूल्य कितना होगा, 9 रुपये होगा। 10 बुक का मूल्य 30 रुपये है तो 3 बुक का मूल्य कितना होगा, 9 रुपये होगा, अर्थात बुक का मूल्य संख्या हम घटा रहे हैं तो मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उस प्रकार की कंडीशन में अनुक्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जैसे किसी काम को करने के लिए, किसी एक काम है उसको करने के लिए 5 व्यक्ति लगाया जा रहा है तो वह एक दिन में कंप्लीट हो रहा है, वह क्या हो रहा है, एक दिन में कंप्लीट हो रहा है। अगर व्यक्ति की संख्या हम 2 गुना कर दें, अर्थात व्यक्तियों की संख्या हम 10 कर दें, तो वह काम कितने समय में होगा, आधे दिन में होगा। अर्थात हम व्यक्ति की संख्या उधर बढ़ा रहे हैं, काम करने की जो टाइम है, जो समय है वह कम हो रही है, अर्थात इधर हम एक बढ़ा रहे हैं एक कम हो रहा है। तो उस समय जो कंडीशन होगा वह होगा व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात एक संख्या को बढ़ाने पर दूसरी संख्या घटे अथवा पहली संख्या को घटाने पर दूसरी संख्या बढ़े, तो उस समय होता है व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर क्या हुआ है, हम द्रव्यमान तो समान है, यहाँ पर बल लगा गया और त्वरण अलग अलग आ रहा है, तो हम तुलना करेंगे किसके किसके साथ, बल के साथ और त्वरण ए के साथ। बल ए के एफ के साथ और त्वरण ए के साथ। तो यहाँ पर तुलना करते हैं, अगर बल का मान हम लोग अधिक कर रहे हैं, F1 का मान अधिक है, तो उस समय V1 का मान अधिक आया था, तो V1 वाला त्वरण क्या था, A1, तो A1 का मान क्या हुआ, अधिक है। अगर F2 का मान अर्थात बल का मान कम कर रहे हैं तो V2 का मान कम आया है,
अगर V2 का मान जब कम आया है तो उस समय त्वरण का मान कम आया है, अर्थात यहाँ पर बल बढ़ा रहे हैं तो त्वरण का मान बढ़ रहा है, और बल को घटा रहे हैं तो त्वरण का मान घट रहा है। तो इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। तो इस समय यह होगा त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती है। जो द्रव्यमान है, एक समान द्रव्यमान है, उस पर अगर बल कम लगाया जाए तो त्वरण का मान कम होगा, अगर बल अधिक लगाया जाए तो त्वरण का मान अधिक होगा। अर्थात एक समान द्रव्यमान पर लगाया गया जो भिन्न भिन्न बल है वह त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात होगा A समानुपाते F। क्या होगा? A समानुपाते F या A अनुक्रमानुपाते F। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब देखते हैं गति विषय के द्वितीय नियम में दूसरा नियम देखते हैं। अगर द्रव्यमान अलग अलग कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? द्रव्यमान अलग अलग कर दिया जाए, द्रव्यमान अलग अलग, और जो बल है, लगाया गया बल, इसको एक समान मान लेते हैं, एक समान बल। तो इस समय त्वरण का मान क्या होगा? इस समय त्वरण का मान क्या होगा? जैसे हम लोग उसको निकाले थे सेम उसी प्रकार निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकलता है। द्रव्यमान अलग अलग है। एक द्रव्यमान लेते हैं 5 kg और दूसरा द्रव्यमान मान लेते हैं 10 kg। द्रव्यमान अलग अलग हो गया। अब इस पर लगाया गया जो बल है, दोनों पर लगाया गया बल F मान लेते हैं, क्योंकि दोनों समान है। F1 F2 मानेंगे नहीं, सेम मान लेते हैं F। तो इस समय जो त्वरण होगा, यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा और यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा, उसका मान क्या होगा? अर्थात त्वरण क्या आएगा? अलग आएगा, कम होगा या अधिक होगा, उसको देखते हैं। जब बल F लगा रहे 5 kg पर, तो उसकी चाल, जो इस समय इसकी चाल आएगी, और जो 10 kg पे जो द्रव्यमान 10 kg है, इस पे अगर बल लगा रहे हैं तो इसकी चाल में क्या परिवर्तन होगा? अगर 10 kg का है, उस पे आप बल लगाओगे, जितना बल 10 kg पे आप लगा रहे हो उतना ही बल 5 kg पे लगाओगे, तो जो 5 kg वाला होगा वह अधिक चाल से चलेगा। तो अर्थात जो 5 kg है इसका चाल मान लेते हैं V1, और जो दूसरा 10 kg वाला है इसका चाल मान लेते हैं V2। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जो द्रव्यमान में कम होगा, अगर आप जो बल लगा रहे हो वह बल समान लगा रहे हो, जो द्रव्यमान में कम होगा वो तेजी से आगे जाएगा, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, भारी होगा, वह क्या होगा? धीरे से, मतलब ज्यादा तेज नहीं चलेगा, उसकी गति में क्या होगी? कमी होगी पहले की अपेक्षा। अर्थात यहां पर होगा V1 ग्रेटर देन V2 होगा। V1 का चाल V2 से अधिक होगा। अब हमें त्वरण तुलना करना है किससे? द्रव्यमान से। किससे? द्रव्यमान से, क्योंकि यहां पर लगाया गया बल एक समान है। जैसे पहले वाले समीकरण जो निकाले हैं तो उसमें द्रव्यमान समान था। यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान अलग अलग है, बल एक समान है, तो इसलिए इसकी तुलना द्रव्यमान से करेंगे। तो यहाँ पर अगर द्रव्यमान अधिक है तो उस समय चाल, पहले अभी यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग इसका त्वरण। पहले वाले का त्वरण होगा A बराबर V1 माइनस 0, क्योंकि प्रारंभिक चाल दोनों का 0 है, अपान T, समय निश्चित मान लेते हैं, यह होगा V1 अपान T, और A2 का मान होगा V2 माइनस 0 अपान T, यह होगा V2 अपान T। अब यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2 है, यहाँ पर V1 अपान V2 T है,
और V2/T है, इन दोनों में बड़ा क्या होगा? V1 का मान अधिक है, जब समान संख्या से भाग देंगे तो इसका मान अधिक होगा। और यह किसका आया है? A1 का, तो A1 ग्रेटर देन A2 यह होगा। अर्थात A1 5 kg वाला क्या था? जब द्रव्यमान कम है तो उस समय वेग अधिक आया है। द्रव्यमान कम आए, वेग अधिक आया है। बोला क्या जा रहा है? द्रव्यमान कम है तो उस समय त्वरण का मान क्या आया? अधिक आया है। और द्रव्यमान जिसका अधिक है, द्रव्यमान अधिक है, द्रव्यमान जिसका अधिक है उसका त्वरण कम आया है, अतः त्वरण का मान कम है। मैंने अभी बताया था व्युत्क्रमानुपाती में अगर पहली राशि का मान कम हो, दूसरी राशि का मान अधिक, या पहली राशि का मान अधिक हो, दूसरी राशि का मान कम, तो वह होता है व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात यहाँ पर त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात समीकरण मिलेगा A समानुपात व्युत्क्रमानुपाती यम 1/m लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यह होगा समीकरण 2। समीकरण 2 यहां पर कहने का मतलब यह था, अगर अलग अलग द्रव्यमान पर लगाया गया बल एक समान हो तो उस समय उत्पन्न त्वरण का मान द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से अगर इसको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके अब फिर से एक बार इसको पुनः देखें। अब देखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं क्या होता है। जब समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा A समानुपाती, ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो होगा F/m। अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो होगा MA समानुपाती F। यह बनेगा F समानुपाती MA। जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं या अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक निश्चित कांस्टेंट प्राप्त होता है, एक निश्चित नियतांक प्राप्त होता है। तो वह प्राप्त होता है नियतांक F बराबर KMA, जो K क्या है? एक समानुपातिक नियतांक। ये क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है। अब गति विषय का द्वितीय नियम में इस प्रकार से आप बोल सकते हो, पहला नियम और दूसरा नियम को आपस में मिलाकर किसी वस्तु पर आरोपित बल F, वस्तु का द्रव्यमान m और उसमें उत्पन्न त्वरण A हो तो लगाया गया बल F, द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यह एक फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है। इस फार्मूले में इस K को हमें हटाना है, इस K को क्या करना है? हटाना है। तो अगर एकांक बल मतलब 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और द्रव्यमान का मान 1 मान लिया जाए और उसमें उत्पन्न त्वरण 1 हो तो उस समय F बराबर 1, M बराबर 1 और A बराबर 1 होगा। तो इस समय K का मान 1 आ जाएगा। इस वैल्यू का मान, इस K का मान समीकरण, इसमें ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इस समीकरण को मान लेते हैं हम लोग 3, क्योंकि 2 समीकरण प्राप्त हुआ था। समीकरण 1 था A समानुपाती F, सेकेंड समीकरण था E व्युत्क्रमानुपाती M और तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ है F = K × MA। यहाँ पर K का मान 1 रख देते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होगा F बराबर MA। इस समीकरण को आप लोग याद करके रखे रहेंगे। F को बल कहते हैं, M को द्रव्यमान
और ए को त्वरण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक यूनिट, तो हम किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। यहां पर जो बल है, इस बल का मात्रक क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे, इस समीकरण को लिखने के बाद बल का मात्रक अर्थात लिखेंगे F बराबर ma, F का मात्रक बराबर m का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक अर्थात a का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम अर्थात किग्रा गुणित। त्वरण का मात्रक होता है वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग का मात्रक अपान समय का मात्रक, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, नीचे सेकेंड है, वो आपस में गुणा होगा त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात इसका मात्रक होगा, बल का मात्रक होगा किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको न्यूटन भी कहा जाता है, अर्थात आपसे पूछा जाए 1 न्यूटन में कितना किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं गति विषयक का तृतीय नियम। गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन ने इसमें बताया था, अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर जितना बल आप लगाकर धक्का दोगे उतना ही बल से यह भी क्या करेगा, धक्का देगा। अर्थात आप बल लगा रहे हो F1 बल से, अगर यह F2 बल लगा रहा है तो यहां पर F1 और F2 आपस में बराबर होता है। अर्थात जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अर्थात पहली वस्तु द्वारा लगाया गया जो बल होगा उस बल कहते हैं क्रिया बल या क्रियात्मक बल कहते हैं, और दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल प्रतिक्रियात्मक या प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया की एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जब कोई वस्तु अगर जितना बल से किसी दूसरी वस्तु पर लगाती है बल, तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल से इस वस्तु पर बल लगाएगी।